नौशीन बाबी जवान और खूबसूरत थीं। उनकी अचानक मौत पर सब लोग हैरान रह गए। अगर हमारी रिश्तेदारी ना होती तो नौशीन के अम्मा अब्बा हम लोगों पर केस कर देते, क्योंकि नौशीन बाबी के चेहरे की हालत बता रही थी कि वो किस कदर अजियत में रही होंगी। नौशीन बाबी का चेहरा स्याह पड़ चुका था और उनके मुंह से जाग बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा उन्हें जान से मार दिया गया हो। लेकिन भैया पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाने का सोच भी नहीं सकता था। वो ना सिर्फ रहम दिल थे बल्कि इंतहाई शरीफ तबीयत के मालिक थे। खैर, कुछ अरसा बाबी का सोग मनाने के बाद हमने अपने भाई के लिए एक बार फिर लड़की की तलाश करनी शुरू कर दी। इस बार जिस घराने से हमें लड़की मिली थी, ये लोग बहुत खूबसूरत थे। उनकी ख़ानदानी खूबसूरती थी। मेरी भाभी शाजिया को जो भी देखता रश्क भरी निगाहों से देखता। शादी हुई तो मेरा दिल धड़क रहा था। ना जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज रात शाजिया भाभी इस जिंदगी से नाता तोड़कर हमसे बहुत दूर चली जाएंगी। आखिर नौशीन भाभी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि हमारी पिछली तीनों भाभियों की मौत एक ही तरीके से हुई थी और इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई मामला था। अगरचे हमें ये सब अभी तक मालूम ना था कि इसकी वजह क्या है, लेकिन एक जैसी अमवात होने की वजह तो साफ जाहिर है कि इसके पीछे कोई ना कोई हाथ है। ये तो खैर से लोगों की शराफत थी कि उन्होंने हम पर गलत इल्ज़ामात नहीं लगाए, वरना ऐसे घर में रिश्ता कौन देता है। शाजिया को हम ख़ानदान से बाहर से ब्याह कर लाए थे। उसके माँ बाप गरीब थे। इस सब के बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दिया। हम उनके मशकूर थे। मगर शादी के दिन मैंने अपने दिल में तहैया कर लिया कि शाजिया के साथ वो सब नहीं होने दूंगी जो सब मेरी बाकी भाभियों के साथ हुआ। मैंने शाजिया के साथ बातचीत शुरू कर दी। रात को जब हम दुल्हन को इसके कमरे में लेकर गए तो मैं उसके पास ही बैठी रही। वो बहुत डरी सहमी मासूम सी लड़की थी। मैं उससे बातें करती तो वो जवाब देती जाती। उसने खुद से कोई बात नहीं की। तब मैंने कहा, आज रात मैं यहीं रह जाती हूँ, क्योंकि हमारी पिछली भाभियों के साथ जो हो चुका है मैं तुम्हारे साथ होने नहीं देना चाहती। उसने खौफजदा निगाहों से मेरी तरफ देखा। क्या हुआ था? क्या हुआ था आपकी पिछली भाभियों के साथ? कुछ नहीं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इस बारे में बात करना अच्छी बात नहीं, मैंने उसे समझाया। वो किसी बच्चे की तरह हाथ बांधे बैठी रही। उसने तो इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया कि मैं रात को उसके कमरे में ठहर जाऊं। थोड़ी देर बाद जब भैया आए तो अम्मा ने मुझे कमरे से बाहर जाने का कहा। बोली, मियाँ बीवी के मामलात में दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मगर मुझे चैन कहाँ था। मैं अम्मा और भैया दोनों से लड़ पड़ी। अम्मा, आप नहीं जानती पिछली भाभियों के साथ क्या हुआ। उन्हें भी अकेला छोड़ देंगे तो वही सब होगा। मैं जाग कर देखना चाहती हूँ कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। हो सकता है ना अम्मा कि हमारे जागने से वो अफसोसनाक वाकया टल जाए। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अम्मा ने मजबूती से कहा। अम्मा, आपने तो पहले भी ऐसे ही कहा था। इसकी क्या गारंटी है कि कुछ नहीं होगा। मेरी जिद पर अम्मा सोच में पड़ गईं। सच बात तो ये है कि भैया भी डर रहे थे। फिर भैया खुद ही कहने लगे कि अच्छा नाजिया, तुम ऐसा करो, तुम भी इसी कमरे में सो जाओ। मैं सोफे पर लेट जाता हूँ। हो सकता है कि रात को कोई ऐसा वाकया पेश आए तो हम दोनों को ज़रूरत पड़े। मुझे खुद इस वाकये की समझ नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको। बाई की बात सुनकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैं आज भाभी की जान बचाने में कामयाब हो जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद मैंने कमरे की रोशनी बुझा दी और कमरे में एक हल्का सा लैंप जला दिया। शाजिया मुझसे बातें करते करते हुजला रूसी में ही सो गई। मैं उसे देखते देखते ना जाने कब नींद की वादियों में खो गई। तब अचानक मेरी नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ी, जहाँ मुझे एक साया सा नजर आया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। या अल्लाह, ना जाने क्या होने वाला है। कहीं कोई भाभी का दुश्मन ही तो नहीं जो उनकी जान लेने आ रहा है। मैंने दिल में सोचा। आगे खड़ा शख्स जिसका साया पड़ रहा था, वो भी काले रंग के लिबास में मलबूस था और उसका कद काफ़ी ऊंचा लग रहा था। ये देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। इससे पहले कि वो शख्स हमारे कमरे तक आता,
मैंने चीख मारी और भैया को जगा दिया। भैया उठो, वो आ गया, वो भाभी को मारना चाहता है, मैं जुनूनी अंदाज में कहे जा रही थी। बाई भी आंखें मलता उठ खड़ा हुआ। कहाँ है वो? कौन है वो? किसकी बात कर रही हो? भैया मुझसे पूछने लगे। भैया सामने वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, वो अभी इधर ही को ही आ रहा होगा। मैंने बाई से कहा, मगर हम तो नहते हैं, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे हम अपना दिफा कर सकें। मैंने कहा। इसी अफरा तफरी में शाजिया भी उठकर जाग गई थी। वो भी अपने बेड पर डरी सहमी बैठी थी। भैया कुछ समझ ना पा रहे थे कि इस सूरत हाल में क्या करें। अब सिवाय इस कातल का इंतजार करने के और कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं था। तब बाई ने अक्लमंदी ये की कि कमरे के फ़ोन से बड़े भाइयों को फ़ोन करके जगा दिया। कहा कि कमरे में कोई आ रहा है, हो सकता है कि वो मुसले हो, इसलिए तुम बाहर आकर देखो। अगर कोई खतरे की बात ना हो तो हम भी बाहर आ जाएंगे। बाकी भाई और हमारे रिश्तेदार दौड़े दौड़े आए। सभी ने रोशन करके राहदारी को देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। सबके सामने मेरी सबकी हुई। मैं तो अपनी बाजी आंखों से उस साई को अपने कमरे की तरफ आते देखा था, मगर किसी को ना पाकर अब सारे ही मुझे मशकूक नज़रों से देख रहे थे, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि ऐसा वाकया मैंने देखा था। खैर, सब अपने अपने कमरों में चले गए। हमें तो क्या नींद आनी थी, रात के 3 बजे का वक्त था। मैंने जाकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, वुज़ू किया और फिर फजर की नमाज के लिए इंतज़ार करने लगी। शाज़िया भी परेशान सी थी। इस सारे हंगामे में उसे क्या नींद आती। उसने अपना रूसी लिबास तब्दील किया और सफ़ेद कपड़े पहन लिए। हम सब ने इकट्ठे नमाज अदा की। नमाज के बाद मैं अपने कमरे में चली गई तो देखा अम्मा भी तस्बीह पढ़ रही थी। मैंने उनको सारी बात बता दी। मेरी बात पर वो हमेशा यकीन किया करती थी, चाहे कोई मेरी बात माने ना माने। अम्मा मेरी बात सुनकर परेशानी से बोली, बेटी अगर तूने इस साए को देखा है तो लाजमी नहीं कि वो इंसान हो, वो कोई जिन्नात या फिर कोई दूसरी मखलूक भी तो हो सकती है। अम्मा की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। बात तो अम्मा की 100% दुरुस्त थी, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जिन्नात इंसान की शादियां रुकवाने के लिए तरह तरह के हरबे करते हैं। हो सकता है कि भाई पर कोई जिन सादी आशिक हो। मैंने दिल ही दिल में सोचा और इसी वजह से बाई की तीनों बीवियां मौत की घाट उतार दी गई हों। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। अम्मा ने भी मेरी बात से इत्फाक किया। बोली, तुम्हारे भाई पर किसी चीज़ का साया है, हमें सबसे पहले उसका हल निकालना पड़ेगा। तब अम्मा ने अपनी एक मुंह बोली बहन से बात की। उनके पास काफ़ी वज़ाइफ वगैरह होते थे, जिनकी वजह से वो काफ़ी मशहूर भी थीं और अमलियात की माहिर जानी जाती थीं। आसेब का तोड़ और हर किस्म के जादू का हल उनके पास था। अम्मा शकीला खाला के पास गईं। शकीला खाला ने 4 वज़ाइफ अम्मा को पढ़ने को दिए, लेकिन इन 4 वज़ाइफ को पढ़ने के लिए रात भर जागने की ज़रूरत थी। उसके साथ साथ सफ़ेद कपड़ों का इस्तेमाल लाजमी था। अम्मा ने भाभी को सफ़ेद कपड़े पहनने की हदायत की और वो 4 वज़ाइफ पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू किया। मगर मसला ये था कि अम्मी का ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता था। उन्हें एहतियात की ज़रूरत थी और उनके लिए रात की नींद पूरी करना ज़रूरी था। ऐसे में सब की नज़र मेरे बड़ी भाभी पर जम गई। बड़ी भाभी को बेवा हुए तकरीबन 6 साल गुजर गए थे। हम सब उनकी इज्जत करते थे। उनकी शख्सियत में इस कदर संजीदगी और वक़ार था कि कोई भी उनके सामने उफ तक ना करता। ख़ानदान में उनकी इज्जत यूँ थी जैसे किसी बड़े पेशवा की होती है। अम्मी की बीमारी का ख्याल करते हुए मैंने भाभी से मिन्नत की, भाभी मुझे आप पर पूरा यकीन है, ये अमल आप ही कर सकती हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगी तो भैया की दुल्हन शायद बच जाए, क्योंकि मुझे तो सच पूछिए अभी भी डर लग रहा है। अगरचे पहली रात को कुछ नहीं हुआ, मगर इसके बाद कुछ भी हो सकता है। हमें ये सब होने से पहले सोचना चाहिए। बड़ी भाभी ने मेरी बात पर हाँ में सर हिलाया। वो ये अमल करने के लिए आमादा हो गई, मगर अमल करने के लिए पूरी रात जागना काफ़ी मुश्किल बात थी।
خیر بابی پر گھر کے کام کاج کا بوجھ کم کر دیا گیا تاکہ وہ رات کو بیٹھ کر آرام سے وظائف پڑھ سکیں۔ ہمارے گھر میں ویسے بھی ایک نوکرانی آتی تھی جو گھر کا سارا کام کر جاتی، سو ہم دونوں بابیوں کو آرام میں رکھا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ بابی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ انہوں نے کسی سے بات چیت نہیں کی۔ مجھے ان کا رویہ کچھ عجیب سا لگا۔ کیا وہ پریشان تھیں یا ہم سے ناراض تھیں؟ شاید ہم نے کوئی نامناسب بات کر دی ہو، مگر ان کا سنجیدہ رویہ دیکھ کر مجھ میں کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں بھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو مجھے عموماً جلد ہی نیند آ جاتی تھی، مگر آج ایسا نہیں ہوا۔ عجیب سی بے چینی تھی جو میرے دل کو چین نہ لینے دیتی تھی۔ میں بار بار کروٹ بدلتی، جی چاہتا کہ جا کر باہر سے پانی پی آؤں یا ایک چکر جا کر صحن کا لگا آؤں۔ اس ساری کشمکش میں رات کے تقریباً 2 یا 3 بجے کا وقت ہو گیا۔ میں اپنے کمرے سے چپکے سے نکلی، دبے پاؤں آگے بڑھنے لگی۔ میں کچن سے جا کر کچھ کھانے کی چیز لانا چاہتی تھی۔ مجھے اگرچہ ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس وقت میری روح کانپ کر رہ گئی جب مجھے لگا کہ شازیہ بابی اور بھیا کے دروازے کے باہر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے وہی کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ ہاتھ میں ٹوکری نما چیز تھی۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میں نے ایک قدم آگے نہ بڑھایا، وہ شخص بھی یوں ہی بیٹھا رہا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اگر یہیں چیخ مارتی یا شور مچاتی تو وہ شخص پہلے سے بھی زیادہ چکنا ہو جاتا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں وہیں سے پلٹی اور بڑی بابی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ بابی کا کمرہ تو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر گھس کر دروازے کو کنڈی لگا لی اور آہستہ سے بابی کو جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کمرے کی روشنی نہیں جلائی کہ کہیں باہر بیٹھے شخص کو اندازہ نہ ہو جائے کہ گھر والے جاگ گئے ہیں۔ ان کے بستر پر آگے بڑھ کر ٹٹولنے لگی، مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید وہ کہیں باہر گئی ہوں گی، میری طرح ان کا بھی دل گھبرا رہا ہوگا۔ میں نے بابی کے کمرے میں موجود فون سے اپنے چھوٹے بھائی کو فون ملایا، جو رات کو اکثر دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ شاید پڑھ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی فون اٹھا لیا۔ میں نے جلدی سے اسے سارے مسئلے سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے یہیں رہنے کا کہا اور خود اپنے کمرے سے نکل گیا۔ 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ ساری راہداری روشن ہو گئی۔ ایک تیز آواز کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی کی آواز آئی، ہلنا مت، جو بھی ہو وہیں پر بیٹھے رہو ورنہ تمہاری جان لے لوں گا۔ بھائی کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ میرا چھوٹا بھائی، اماں، دوسری طرف میری بہنیں تھیں اور اندر کے ساتھ کھڑا تھا۔ کمرے میں موجود تھی۔ میں بہت ڈر رہی تھی۔ دروازے کے باہر جو شخص موجود تھا وہ جوں کا توں وہیں بیٹھا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سانپ سونگھ لیا ہو۔ اس کی خاموشی دیکھ کر ہم سب اور ڈر گئے۔ خدا نخواستہ یہ اچانک میرے بھیا پر حملہ نہ کرے، میں نے سوچا، مگر میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ شخص وہیں سر جھکائے بیٹھ گیا۔ تب میرے چھوٹے بھائی نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر کپڑا کھینچا۔ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جیسے ہی بھیا نے چادر کھینچی، ہم سب کی تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں کوئی اور نہیں، بڑی بابی بیٹھی تھی۔ بابی آپ یہاں؟ بھیا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تم لوگ یہاں کیوں آ گئے ہو؟ میں اپنا کوئی عمل کر رہی تھی، اس سلسلے میں یہاں آئی تھی، بابی نے بڑی ٹوکری پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ ہم سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہوں۔ رات کے اس پہر دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر تم کون سا عمل کر رہی تھی بہو؟ امی نے پوچھا۔ امی جان، آپ کو تو پتہ ہے، آپ نے خود ہی تو مجھے یہ عمل کرنے کو کہا تھا۔ ہاں، مگر وہ عمل تو مختلف تھا۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یہ؟ امی نے آگے بڑھ کر بابی سے ٹوکری لے لی
और जब टोकरी का ढक्कन उठाया तो खुदा का शुक्र कि बचत हो गई, वरना इसमें एक अदद जहरीला नाग मौजूद था और उस नाग का एक ही डंग इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी था। खुदाया, ये तुमने अपने पास क्यों रखा हुआ है? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई? अम्मी ने बहू पर बरसते हुए कहा। नहीं अम्मी जान, ये तो बस अमल के सिलसिले में रखा था। आपको मालूम तो है कि ऐसे अवामिल के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। भाभी का चेहरा लाल हो रहा था। उनकी घबराहट साफ बता रही थी कि वो झूठ बोल रही हैं। मैं नहीं मानती। तुमने काले कपड़े पहन रखे हैं और ये सांप इस्तेमाल नहीं होता सिवाय मौत के अमल के। अम्मा की आखिरी बात ने हम सबको चौंका कर रख दिया। तो इसका मतलब था कि बड़ी भाभी? नहीं नहीं, इससे आगे तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अम्मा ने बड़ी भाभी को इस वक्त तो कुछ ना कहा। उनसे सांप लेकर छोटे भाई से कह दिया कि जाकर किसी वीराने में छोड़ दो या किसी सपेरे को दे आओ। इसे मारने की गलती ना करना, वरना सांप की आंखों में उसके मारने वाले का अक्स रह जाता है और दूसरे सांप उसका बदला लेते हैं। बाई ने अम्मी की बात पर अमल किया। अगले दिन वो सांप सपेरे के पास पहुंचा दिया गया, मगर घर वालों पर यह हकीकत आश्कार हो चुकी थी कि बड़ी भाभी की नीयत ठीक ना थी। उसके एक हफ्ते बाद अम्मा ने अपनी तहकीक जारी रखी। मेरी एक डॉक्टर कज़न को बुलवा लिया। उससे उस सांप का जिक्र किया। सारी बात उसे समझाई तो वो यही कहने लगी कि आपकी तीनों बहुओं की मौत किसी सांप के काटने से हुई है। इस बात ने हम सबको अफसरदा कर दिया। भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों से जाती रही। हम सोच भी नहीं सकते थे कि छोटे भैया को पाने के लिए वो इस हद तक भी गिर सकती हैं। हालांकि हम सब ने उनको इज्जत दी, मान दिया और अपने घर में एक फर्द की तरह ही रखा। उनके बेवा हो जाने के बाद किसी किस्म का फ़र्क ना किया, मगर उन्होंने एक बड़ा जुर्म किया था और आप तो जानते हैं कि कत्ल की जुर्म की कोई माफ़ी नहीं। मगर हमने औरत होने के नाते उन पर ये इल्ज़ाम लगाकर उन्हें थाने के चहरी का चक्कर नहीं लगवाना चाहते। अम्मा कहती हैं कि इस औरत को खुदा उसके किए की सज़ा खुद ही देगा। हम इसके मामले में कुछ नहीं कहेंगे और अल्लाह ताला के कहर का इंतज़ार करेंगे। मैं समझती हूँ कि भाभी को सज़ा होनी चाहिए। उनको कानूनन इस जुर्म का मज़ा चिखाना चाहिए जो उन्होंने महज अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए किया। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।